नमस्कार, हम मौजूद हैं हर हाल में आपकी आवाज़ बनकर, बेखौफ आज़ाद आवाज़। बड़े अफसोस की बात है कि राजस्थान में जो कुछ हो रहा है उसे सियासी संकट भी कहा जा रहा है, सियासी घमासान भी कहा जा रहा है, सियासी सर्कस भी कही जा रही है, सियासी नौटंकी भी कही जा रही है। लेकिन इसके पीछे का जो संवैधानिक संकट है, कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है, उसकी बात बहुत कम हो रही है। गहलोत सरकार ने 31 जुलाई से विधानसभा सेशन बुलाए जाने को लेकर एक बार फिर से गवर्नर कलराज मिश्र के पास प्रस्ताव भेजा है। गहलोत सरकार ने राज्यपाल के सेशन को लेकर उठाए गए 3 पॉइंट्स पर भी जवाब भेजा है। अब आगे की स्ट्रैटेजी तय करने के लिए जयपुर में चीफ मिनिस्टर गहलोत के घर पर कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक के बाद गहलोत सरकार में मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि हम जो गवर्नर हैं उनसे कोई टकराव नहीं चाहते, वो हमारे परिवार के मुखिया हैं, लेकिन सेशन बुलाना हमारा संवैधानिक अधिकार है। 2 बार विधानसभा सेशन बुलाने की मांग खारिज करने के बाद गवर्नर कलराज मिश्र ने सोमवार को कहा था कि वो सेशन बुलाने के लिए तैयार हैं, लेकिन सरकार को 21 दिन का नोटिस देने की शर्त माननी पड़ेगी। वैसे जो कर्नाटक में हुआ था उसमें जस्टिस अर्जुन सीकरी और जस्टिस रमन्ना ने जो जजमेंट दी थी उसमें उन्होंने 24 घंटे के भीतर या 2 दिन के भीतर सेशन बुलाने को कहा था। एक प्रेसिडेंट वो है कर्नाटक का। बहरहाल साथ ही गवर्नर ने गहलोत सरकार से 2 सवाल भी पूछे। पहला सवाल ये कि क्या आप विश्वास मत पर प्रस्ताव भी चाहते हैं? अगर फ्लोर टेस्ट होता है तो वीडियो रिकॉर्डिंग करवाई जाए, लाइव टेलीकास्ट भी होना चाहिए। दूसरा ये कि अगर विधानसभा का सेशन बुलाया जाता है तो सोशल डिस्टेंसिंग कैसे रखी जाएगी? क्या कोई ऐसा तरीका है, ऐसा इंतज़ाम है जिसमें 200 MLAs और 1000 से ज़्यादा जो अफसरान हैं और कर्मचारी हैं उनके इकट्ठे जमा होने पर संक्रमण का, कोरोना के फैलने का खतरा ना हो? वहीं कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी, ये विपक्ष के नेता लोकसभा में, उन्होंने आरोप लगाया कि राज्यपाल ने 21 दिनों के वक्त की बात इसलिए की है ताकि बीजेपी अपनी जो हालत है उसको और मजबूत कर सके। इशारा साफ है कैसे मजबूत कर सके। मेरे साथ हैं कल्याणी शंकर, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, विश्लेषक हैं। कल्याणी, बहुत शुक्रिया हमेशा की तरह अपना वक्त हमें देने के लिए। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप इसे किस निगाह से देख रही हैं जो हो रहा है राजस्थान में। इसमें सियासी मतलब पॉलिटिकल क्राइसिस कितना और कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस कितना है? गंभीर क्या है दोनों में से? इसमें देखिए दोनों भी हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस भी आ गया और पॉलिटिकल क्राइसिस भी है। और इसके आगे जो आपने बहुत कुछ इसको डिस्क्राइब किया जो हो रहा है अभी राजस्थान में, मैं इसको ये भी बोलूँगी कि डांस ऑफ डेमोक्रेसी, वो भी एक बोल सकते हैं, क्योंकि इनका सर्कस ही हो रहा है। कि आज ये नया नहीं है, ये पहले से होते आ रहे हैं। वो अब भी 3 महीना पहले मध्य प्रदेश में हुआ, उसका पहले कर्नाटक में हुआ, उसका पहले महाराष्ट्र में हुआ, ये तब चलते आ रहे हैं। इसका पीछे मेरे हिसाब से तो ग्रीड, जो पॉलिटिशियंस का और पॉलिटिकल पार्टीज का जो ग्रीड है पावर के लिए, वो है। इसलिए कोई भी पर्टिकुलरली बीजेपी को तो ये नहीं, वो तीनों स्टेट पहले 2018 में कांग्रेस ने जीत लिया, उसको अभी तक सह नहीं पा रहे हैं। कैसे भी उसको अपने तरफ खींचने के लिए वो क्या कर सकते हैं वो सब कर रहे हैं। अभी उधर मध्य प्रदेश में करके दिखाया, अभी राजस्थान में अभी ड्रामा चल रही है। तो ये डेमोक्रेसी के लिए अच्छा नहीं है। जो हम लोग कोई अपना रिप्रेजेंटेटिव को चुन के भेज रहे हैं, वो हमारा प्रॉब्लम्स को डिस्कस करना, उसको सुलभ करना, उसके लिए हम भेज रहे हैं। ये अपना पैसा लेके इस चीज का इस पार्टी से उस पार्टी में जाना, नहीं तो सेशन ही नहीं बुलाना, ये सब करने के लिए हम लोग नए भेजा है। तो हमारा नेक्स्ट टाइम जो भी अभी दल बदल कर रहा है उसको हम लोग ये करना ही नहीं चाहिए। वो पहले अपने लोगों को ये मालूम होना चाहिए। दूसरा है कि पॉलिटिकल पार्टीज भी कुछ तो करना चाहिए। एंटी डिफेक्शन लॉ, उसको लेके आप देखिए कब से हुआ, अब से वो जो हॉर्स ट्रेडिंग जो बोलते हैं, जो MLAs को खरीद रहे हैं, वो भी कम। जी, मैं उस पर भी आऊँगा, एंटी डिफेक्शन लॉ पर भी आऊँगा। कल्याणी, मेरे पास कुछ डिटेल्स है एंटी डिफेक्शन लॉ को लेकर, मैं उस पर भी आऊँगा। फिलहाल मैं आगे बढ़ता हूँ। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्यपाल कलराज मिश्र के रवैये को लेकर प्रधानमंत्री मोदी से भी बात की है और राष्ट्रपति कोविंद को भी अर्जी भेजकर कहा है कि राज्यपाल सेशन चलाने की मंजूरी नहीं दे रहे हैं, इसलिए आप दखल दीजिए। और उसके अलावा राजस्थान के सियासी जो चल रहा है क्राइसिस, संकट, इसमें BSP की एंट्री भी हो गई है, बहुजन समाज पार्टी, मायावती की पार्टी।
बीएसपी की अध्यक्ष मायावती ने कहा कि हमने बीएसपी के सिंबल पर जीते सभी 6 विधायकों से राजस्थान विधानसभा सेशन के दौरान कांग्रेस के खिलाफ वोट करने को कहा है। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो उनकी पार्टी से जो सदस्यता है वो रद्द कर दी जाएगी। पिछले साल बीएसपी के 6 विधायक एक समूह के तौर पर कांग्रेस में शामिल हो गए थे। बीएसपी ने इस मर्जर, इस विलय के खिलाफ अब राजस्थान कोर्ट में अर्जी भी दी है। वहीं मायावती को जवाब देते हुए कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने ट्वीट करके कहा कि बीएसपी जो है, बहुजन समाज पार्टी, वो बीजेपी की एक अघोषित प्रवक्ता है, अनडिक्लेयर्ड स्पोक्सपर्सन है, और उसने बीजेपी की मदद के लिए ये व्हिप जारी किया है। कल्याणी, मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है, मायावती खुलकर बीजेपी के साथ खड़ी दिख रही हैं, इसे आप कैसे देखती हैं? इसका मतलब क्या है? ये देखिए, मुझे ये तो नया नहीं लग रहा है। मायावती हर टाइम वो अपोजिशन के साथ कभी खड़ी नहीं हुई, वो अलग से कर रही है। और वो दूसरा है कि कांग्रेस ने भी मायावती के साथ थोड़ा संबंध ठीक रखना चाहिए, वो नहीं हुआ। यूपी का इलेक्शन में भी नहीं हुआ, बाद में भी नहीं हुआ, और मायावती का एमएलए मध्य प्रदेश में है, वहां भी ऐसी प्रॉब्लम हो गई, अभी राजस्थान में हो रहा है। तो लीडरशिप लेवल पर इन लोगों को थोड़ा अच्छे संबंध होना चाहिए, वो भी नहीं किया। तीसरा है बीजेपी, वो जिसका भी, मुलायम सिंह हो, मायावती हो, और जो भी हो जिसके ऊपर थोड़ा केसेस हैं, उनको अपने जो चाहते वो कराते हैं। तो उस वजह से भी मायावती ने ऐसा किया है। वो 1 साल तक चुप रहे, नहीं 2018 से अभी तक चुप रहे, अभी कोर्ट में जा रहे हैं कि उसका डिस्क्वालिफिकेशन कर दो। ये कहाँ की न्याय है, समझ में नहीं आ रहा। बोल रहे हैं कि वो संदर्भ के लिए वेट करें, अभी उसका राइट संदर्भ है, इसलिए वो अभी कोर्ट में भी गई है। तो ये सब लोग हाई कोर्ट जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, और हर जगह जा रहे हैं, लेकिन ये जो संदर्भवादी हैं, जो अपॉर्चुनिज्म है, वो मायावती ने हर समय दिखाया। ये पहला मुझे नहीं लग रहा है। जी, मैं आगे बढ़ता हूं। इस पूरे एपिसोड में बीजेपी पर चुनी हुई गहलोत सरकार को गिराने की साजिश का आरोप लगा है। केंद्रीय मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, उन पर कांग्रेस के विधायकों की खरीदो फरोख्त में शामिल होने का आरोप लगा है। शेखावत के खिलाफ मामला भी दर्ज हो चुका है। उन्होंने वॉइस सैंपल देने से इनकार कर दिया है स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप को, ये कहते हुए कि टेप फर्जी है, जो उनकी टेलीफोनिक बातचीत का टेप है फर्जी है। सवाल ये उठता है कि अगर फर्जी है तो इसका मतलब आपकी आवाज़ भी फर्जी है। अगर आपकी आवाज़ फर्जी है तो अपनी असली आवाज़ का सैंपल टेस्ट देने में क्या हर्ज है आपको, क्योंकि ये तो लॉ इन्फोर्सिंग अथॉरिटीज़ मांग रही हैं। इसका एक पहलू दिल्ली से लेकर जयपुर तक कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई भी है, जो गहलोत और सचिन पायलट का है। गहलोत जो मुख्यमंत्री हैं और डिप्टी सीएम रहे सचिन पायलट के बीच राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद से ही तनातनी चल रही थी। जैसा कल्याणी ने कहा, ये कुछ नहीं, ग्रीड है, लालच है, चाहे इंट्रा पार्टी के भीतर का लालच हो, चाहे इंटर पार्टियों के दरमियान का लालच हो। हम वोट देते हैं इसलिए देते हैं, एक पार्टी को चुनकर, एक कैंडिडेट को चुनकर, एक विचारधारा को चुनकर कि हमारे लिए बेहतर काम किया जाएगा। वो लोग वहाँ जाकर सब कुछ भुलाकर खरीदो फरोख्त में बिक भी जाते हैं, जैसा मध्य प्रदेश में भी आरोप लगाए गए, कर्नाटक में भी आरोप लगाए गए, वगैरह वगैरह। तो ऐसे में जनादेश का मतलब क्या रह जाता है, चुनाव का मतलब क्या रह जाता है? बहरहाल मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया और कमलनाथ के झगड़े का नतीजा ये हुआ कि अब राज्य में बीजेपी की सरकार है, सिंधिया बीजेपी से सांसद है और कांग्रेस सत्ता से बाहर है। अब दल बदल कानून का जिक्र, जिसका जिक्र मेरी मेहमान कल्याणी शंकर कर रही थी, वो कॉन्स्टिट्यूशन की 10th शेड्यूल जो दल बदल कानून उसमें बनाया गया था, जिस उद्देश्य से बनाया गया था, उसको भी ज़रा समीक्षा करने की ज़रूरत है। कर्नाटक, मध्य प्रदेश, गोवा, मणिपुर में किस तरह से जनमत और लोकतंत्र का माहौल हो रहा है, हम सब ने देखा। सवाल ये भी उठा है कि क्या जो न्यायपालिका है, जुडिशरी है, वो प्रोएक्टिव हो गई है, ज़्यादा सक्रिय हो गई है। राजस्थान हाईकोर्ट ने 24 जुलाई को सचिन पायलट समेत 19 बागी कांग्रेस विधायकों को जो स्पीकर के भेजे डिस्क्वालिफिकेशन के नोटिस पर स्टेटस को कायम रखने का आदेश दिया था। स्पीकर ने हाईकोर्ट के फैसले को उनके अधिकार क्षेत्र में एक दखल बताया था, दखलंदाजी बताई थी। बहरहाल 1992 में सुप्रीम कोर्ट की एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने तय किया था कि जो दल बदल कानून पर स्पीकर ही फैसला करेगा, स्पीकर के फैसले के बाद ही हाईकोर्ट इस पर विचार कर सकती है। कल्याणी, मेरे आखिरी सवाल ये है, ठीक है, ये जो आपने भी जिक्र किया दल बदल कानून का और मैंने भी थोड़ी डिटेल्स दी हैं, क्या वो इस वक्त राजस्थान के क्राइसिस पर लागू होता है? अगर मायावती 6 MLAs को सस्पेंड कर सकती हैं
या धमकी दे सकती हैं, जो भी है, कांग्रेस क्यों नहीं कर सकती 19 विधायकों को? देखिए, इसकी वजह है कि जुडिशरी भी जल्दीबाजी करके नहीं तो ठीक टाइम पर उसका कोई डिसीजन नहीं दे रहा है। वो सब ऐसे टालते जा रहे हैं। इस बीच में हॉर्स ट्रेडिंग जैसा आप बोलते हैं वो ज़्यादा होते जा रहे हैं। ये जितना दिन ज़्यादा लगता उतना दिन वो हॉर्स ट्रेडिंग का ज़्यादा बढ़ेगा, एमएलएस का प्राइस ज़्यादा हो जाएगा। अभी ऑलरेडी ये बोल रहे हैं कि 25 करोड़ एक एमएलए को पैसा दे रहे हैं वो दूसरे दल बदलने के लिए, तो इसका और ज़्यादा भी हो सकता है। ये इतना अच्छा नहीं दिख रहा है। कोई एमएलए एमपी ये बन के ये सब करना बिल्कुल ठीक नहीं है। और दूसरा है कि आपने जैसे जिक्र किया, इसका सबसे पीछे है कि कांग्रेस पार्टी में ही जो इंटरनल पावर स्ट्रगल हो रहा है। जैसे आप मालूम है कि ओल्ड गार्ड वर्सेस यंग टर्न्स, उसमें तो अभी दो तो गया, सचिन पायलट चला गया, ज्योतिरादित्य चला गया, दो गया। और लोग भी वेट कर रहे हैं कि मिलिंद देओरा ये सब भी वेट करेंगे, वो भी चाह सकते हैं। ये जो सोनिया गांधी ने जब पावर ट्रांसफर किया राहुल गांधी को, उस समय ये वोल्ड कार्ड का तभी भी उनको ये प्रॉब्लम था, उनको अपना क्या होगा सोच के वो उसके लिए कोई ठीक से नहीं किया, ट्रांजिशन ठीक से नहीं हुआ। उस वजह से वो चलते आ रहे हैं। इसलिए आपको याद होगा राहुल गांधी ने ये 25 मई लास्ट ईयर वो वर्किंग कमेटी में ये ओपनली बोला है कि सीनियर लोग उनको सपोर्ट नहीं किया। तो ये यंग टर्क वर्सेस ओल्ड गार्ड का ये इसको पहले इनको ठीक करना चाहिए। लीडरशिप थोड़ा वीक है, इस वजह से भी ये सब हो रहे हैं जो ये करने के लिए बदल करने के लिए। और हमने ये भी सुना है कि सचिन पायलट मार्च में ही जाने के लिए सोच रहे थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया के बाद ही। भाई कांग्रेस पार्टी को भाई ये मालूम था कि ये जाने वाले हैं, क्यों उनको बुला के बात नहीं किया, उसको मॉडिफाई नहीं किया, उसको साथ रखने के लिए और कुछ तरीका हो सकता है, कुछ भी नहीं किया। मैं लीडरशिप का भी थोड़ा मुझे लग रहा है। और ये इसका बारे में दल बदल वाले का जो वो जो कानून जो लाया वो राजीव गांधी ने लाया। उस समय वो जो वीपी सिंह वगैरह का तो प्रॉब्लम था, उस समय दल बदलने के लिए, छोड़ के जाने के लिए, उसको ठीक करने के लिए राजीव गांधी ने 415 लोग थे, फिर भी ये दल बदल का 1/3 का जरूर है ऐसा बोल के वो जो कानून लाया, उसका आज तक, तब से आज तक कोई इसका इफेक्ट नहीं है। इनफैक्ट वो पहले 1 लाख का जा रहे हैं तो एमएलए अभी तो 25 करोड़ में जा रहे हैं, तो इसका और बढ़ते जा रहे हैं। आपने हर जगह देखा होगा, तो नॉर्थ ईस्ट में बहुत ज्यादा होता है, गोवा में हुआ, महाराष्ट्र में हुआ, कर्नाटक में हुआ, मध्य प्रदेश में हुआ, पास्ट 2 ईयर्स में भी ज्यादा हो रहा है। तो इसके लिए पहले वो रिव्यू करना चाहिए, जो लॉ लाया है उसको रिव्यू करना चाहिए। जुडिशरी भी इसमें थोड़ा ध्यान देना चाहिए और इसका फाइनल अभी मालूम होगा। ये 7 बेंच को सुप्रीम कोर्ट ने कुछ डिसीजन किया तो तब ठीक होगा। अभी तक तो आपने जैसा जिक्र किया उसको 5 जज बेंच ने ये किया कि जब तक स्पीकर का फाइनल डिसीजन नहीं होता तब तक जुडिशरी इसको स्टेप इन नहीं करना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन में जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर का अलग अलग रोल है, उसके लिए क्लियरली डिफाइन किया है। तो उसको लेके भी अभी सुप्रीम कोर्ट में हम लोग जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि ठीक से इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया कल्याणी शंकर, हमेशा की तरह अपना वक्त हमें देने के लिए। आप देख रहे हैं विनोद दुआ लाइव। हम लेंगे ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। क्या खत्म हो जाएगी एमएसपी? किसान तो कर्जे में जा रहा है, किसान को कुछ भी नहीं बच रहा है। क्या कभी हो पाएगी किसानों की आय दोगुनी? क्यों किसानों से बड़े हैं कॉर्पोरेट के मुद्दे? क्या कभी मिल पाएगी हमारे किसानों को भी पश्चिमी देशों के किसानों जैसी सब्सिडी? क्यों भारत में बढ़ रहे हैं अमेरिका और चीन के कृषि उत्पाद? क्यों किसान के लिए महंगा है कर्ज और कॉर्पोरेट के लिए सस्ता? क्यों कोई नहीं सुनता आवाज किसानों की? जुड़िए मेरे साथ हिंद किसान की बात स्वराज एक्सप्रेस पर। बिहार
कभी कभी दिल तो करता है कि एक फिल्म बना दी जाए, स्टेट ऑफ बिहार। स्टेट ऑफ बिहार का मतलब ये भी कि बिहार की हालत, और स्टेट ऑफ बिहार का मतलब ये भी है कि बिहार एक राज्य। आज़ादी के बाद से पहले 8 सालों में ये बेहतरीन राज्य हुआ करता था, बेस्ट एडमिनिस्ट्रेड स्टेट हुआ करती थी ये। अब 15 साल लालू यादव ने राज किया, फिर 15 साल नीतीश कुमार ने राज किया, पहले लालू यादव के साथ मिलकर और फिर अब बीजेपी के साथ मिलकर। ये 30 साल बिहार के इतिहास में ऐसे गिने जाएंगे जिन्होंने बिहार को 30 से क्या 50 साल पीछे छोड़ दिया है। बहरहाल बिहार में हमेशा की तरह या तो सूखा पड़ता है या बाढ़ आती है, या दोनों ही होते हैं। इस बार फिर बाढ़ आई है। हर साल बिहार को बाढ़ का ये जो है कहर झेलना पड़ता है। इस साल बिहार एक बार फिर बाढ़ की चपेट में है। बिहार के 38 में से 11 ज़िले बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित है। 25 लाख से ज़्यादा आबादी बाढ़ की चपेट में है। सीतामढ़ी, सुपौल, किशनगंज, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, खगड़िया, सारण, कटिहार, शिवहर, समस्तीपुर जैसे बाढ़ से सबसे ज़्यादा प्रभावित है ये इलाके। ये जितने भी ज़िले मैंने आपको बताए। बिहार में बागमती, गंडक, बूढ़ी गंडक, घाघरा, अधवारा, कमला, कोसी, महानंदा समेत कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। सड़कों पर पानी भर गया है, घरों में पानी घुस गया है, अस्पतालों में पानी घुस गया है, खाने पीने की दिक्कत पेश आ रही है। कोरोना महामारी के बीच बाढ़ ने लोगों की मुश्किलों को दोगुना कर दिया है। प्रशासन जो है, सरकार जो राहत और बचाव के काम में जुटा है बताया जा रहा है। ये भी बताया जा रहा है कि 94 लाख लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया गया है। राहत कैंपों और कम्युनिटी किचन के जरिए लोगों के रखने और खाने पीने का इंतजाम करने का दावा किया जा रहा है। वहीं असम में बाढ़ की हालत में थोड़ा सुधार तो हुआ है, लेकिन वहाँ भी बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है। 23 ज़िलों की 25 लाख से ज़्यादा आबादी बाढ़ से प्रभावित हुई है। असम में बाढ़ और ज़मीन में जो भूस्खलन होता है उससे 128 की मौत हो चुकी है और 102 की मौत तो बाढ़ से हुई है। काजीरंगा नेशनल पार्क में भी बाढ़ का पानी आ गया है। दर्जनों जानवरों की मौत हो चुकी है और सरकार लोगों तक मदद पहुंचाने में जुटी है, ऐसा हमेशा की तरह सरकार का दावा है। मेरे साथ हैं नवेंदु सिन्हा, मेरे सहयोगी हैं, पटना से जुड़ रहे हैं। नवेंदु, बहुत शुक्रिया अपना वक्त हमें देने के लिए। ये जो हो रहा है बिहार में, क्या ये अपने आप में एक इंडस्ट्री है? बाढ़ एक इंडस्ट्री है? जैसे हमने अभी देखा कि एक पुल जो था वो पुल गिर गया, गंगा नदी पर पुल बनाया गया था, उसके साथ जो एक साइड से पुल जाता है वो गिर गया एकदम, और अभी पिछले महीने उसका उद्घाटन हुआ था। तो क्या बाढ़ और कंस्ट्रक्शन और बाढ़ घरों में जाती है, क्या ये इंडस्ट्री है या सरकारें वाकई ही इतनी नाकाम हो चुकी है बिहार की, सुशासन बाबू हो या लालू यादव हो, कि वो कुछ करना नहीं चाहते और उनको आता भी नहीं है करना? विनोद जी, देखिए, अस्थाई भाव है बिहार के लिए बाढ़, और ये अस्थाई भाव है तो जाहिर तौर पर इस अस्थाई भाव का निदान होना चाहिए था। ये स्थाई भाव है जी, अस्थाई भाव है, तो इसका निदान होना चाहिए। अस्थाई है या स्थाई है? अस्थाई, परमानेंट। तो स्थाई हुआ। हाँ जी, आगे बताइए। जी, अस्थाई भाव है तो इस अस्थाई भाव का निदान होना चाहिए था, लेकिन चूंकि ये अस्थाई भाव बिहार के लिए बन गया है तो उस लिहाज से अब जाहिर तौर पर ये एक मार्केटिंग या फिर बिजनेस का भी फंडा हो गया है, सत्ता के लिए, राजनीति के लिए। और देखिए, जैसे मार्च लूट के बारे में बिहार में एक चलन है, कहावत है कि मार्च लूट यानी कि जब वित्तीय वर्ष खत्म होता है तब बाबू लोग लूट करने लगते हैं, तो जो ऑफिशियल जो करप्शन है उससे जुड़ा हुआ मार्च लूट कहा जाता है। उसी तरीके से फ्लड लूट की भी एक बात बहुत पहले से ये आती रही है बिहार में कि बाढ़ लूट। तो मार्च लूट और बाढ़ लूट ये बिहार के लिए बड़ा मशहूर जो है वो कहावत भी बन गई है। अब आलम यह है विनोद जी की जो अभी सरकार सुशासन की, जिसको कह करके सुशासन, और नीतीश कुमार सत्ता में आए थे, उन्होंने कहा था कि बस एक बार मौका दे के देखिए, फिर देखिए चमत्कार कैसे होता है। तो उस लिहाज से 15 साल हो गए, लेकिन बाढ़ आज भी विपदा बनी हुई है। और जो मैंने कहा कि अस्थाई भाव ये बिहार के लिए है, तो उसमें कहीं कोई चेंज नहीं आया, परिवर्तन नहीं आया। अलबत्ता जो है इसके कमाने खाने का ये एक बड़ा सा उपाय जरूर बन गया है। अभी हाल में जो आपने हवाला दिया है कि 70 घाट जो पुल बना था उसकी अप्रोच सड़क जो है वो टूट गई, जो करोड़ों रुपए का पुल था
इतना ही नहीं, एक 70 घाट पुल की बात मीडिया में आई तो फिर उसको विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने उठाया तो बात सामने आई। लेकिन आपको जानकारी दे विनोद जी की इस बार की बाढ़ में अभी तक जो है लगभग आधा दर्जन ऐसे अप्रोच पुल और पुल भी यानी ब्रिज भी वो भी टूटे हैं। जैसे कि राजनगर मधुबनी का पुल टूटा है, उस पर भी लगभग 50 लाख रुपए खर्च हुए थे उस पुल को बनाने में। तो पुल पुलिया सड़क ये नीतीश कुमार के 7 निश्चय प्रोग्राम का एक हिस्सा था, जो पिछली दफा उन्होंने चुनाव जीता था। तो 7 निश्चय था, 7 निश्चय में एक था कि पुल पुलिया और गांव में गली नली का निर्माण। तो उस पुल पुलिया के निर्माण पर एक बड़ा बजट खर्च हुआ और उस बजट का अब अंजाम इस तौर पर देख रहे हैं बिहार के लोग कि वो पुल पुलिया धंस रहे हैं इस बाढ़ में। और अभी तो बाढ़ की दस्तक पड़ी है बिहार में, अभी बाढ़ का उफान जो है वो आना बाकी है अगस्त और सितंबर महीने में। तो उस लिहाज से आप कह सकते हैं कि ये निश्चित रूप से एक बिजनेस का रूप ले चुका है बिहार में बाढ़। और इस बिजनेस को पिछले 15 साल पहले चलाया गया और अब भी चलाया जा रहा है। जी विनोद। जी नवेंदु, मैं आपके पास दोबारा वापस आता हूँ। हम आगे बढ़ते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट है, उनका जल संसाधन विभाग, उसके इंजीनियर्स को अलर्ट रहने का निर्देश दिया है और जिन एम्बैंकमेंट्स पर, पुश्तों पर, तटबंधों पर ज़्यादा दबाव है वहाँ ज़्यादा एक्स्ट्रा मटेरियल इमरजेंसी के हालात से निपटने के लिए रखने को कहा है। अब कहा है ये तैयारियाँ एहतियातन पहले होनी चाहिए थी। बहरहाल सीएम ने बाढ़ग्रस्त इलाकों में राहत कैंप बढ़ाने के लिए कहा है, अब कहा है, पहले का आकलन नहीं है। मुजफ्फरपुर जिला प्रशासन को नाइट पेट्रोलिंग करते रहने का भी निर्देश दिया गया है, अब दिया गया है, ये एहतियातन पहले नहीं दिया गया था। बिहार में बारिश और बाढ़ जैसे हालात से निपटने के लिए जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है, उसमें बाढ़ के कंट्रोल का जो कार्यक्रम है उसके तहत साल 2020-21 के लिए 440 करोड़ रुपए दिए गए थे, एलोकेट किए गए थे। पिछले साल भी बिहार में बाढ़ आफत बनकर आई थी। साल 2019 में 140 से ज़्यादा लोगों की मौत बाढ़ से हुई थी। राज्य के 17 जिलों के करीब 1,71,00,000 लोग प्रभावित हुए थे। करीब 8 लाख एकड़ फसल बर्बाद हो गई थी। जैसा हमने कहा कि ये हम देखते आ रहे हैं, बिहार में हमेशा की तरह सूखा भी पड़ता है, बाढ़ भी पड़ती है। और पिछले 3 साल का जो सुशासन कहें, कुशासन कहें या शासन की गैर मौजूदगी रहे कहें, लालू यादव नीतीश कुमार, फिर लालू यादव नीतीश कुमार और फिर नीतीश कुमार बीजेपी, इसने, मैंने 50 साल कहा था, मैं कहूँगा कि कम से कम ने तो 60 साल पीछे धकेल दिया है। बहरहाल मेरा अगला सवाल नवेंदु ये है, संक्षेप में जवाब चाहूँगा। ये बचने का तो एक ही तरीका है, बचाव और तैयारी। पिछले 30 साल में ऐसा काम कोई क्यों नहीं हुआ इन दोनों सरकारों के दरमियान, इन 3 नेताओं के दरमियान, 3 नेता माने 3 पार्टियों के दरमियान, आरजेडी, जेडी और बीजेपी, कि कोई ऐसा एहतियातन कदम उठाए जाएं कि हर साल बिहार के लोगों को इस तकलीफ का मुकाबला ना करना पड़े, तकलीफ ना झेलनी पड़े। विनोद जी देखिए, ये बाढ़ के बारे में एक बार ये योजना बनी थी, अटल बिहारी वाजपेयी जो प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने ये कहा था कि नदियों को जोड़ा जाए। और नदियों को जोड़ो योजना जो थी उससे बिहार भी प्रभावित होने वाला था, क्योंकि बिहार में तमाम नदियां हैं, नदियों का ही प्रदेश है बिहार, पानी का प्रदेश भी इसे कहते हैं। तो उस लिहाज से इस दिशा में एक काम बढ़ा भी था और कहा गया कि नीतीश कुमार की सरकार ने ही, क्योंकि उस समय भी वो मुख्यमंत्री थे और अब भी मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने नदियों को जोड़ने की बात की थी और इस दिशा में पहल भी की गई थी। लेकिन वो पूरा नदियों को जोड़ने का मामला जो है वो जहां का तहां पड़ा है। अभी तक उसके विकास के, यानी विकास की सरकार और विकास पुरुष कहे जाते हैं नीतीश कुमार, लेकिन नदियों को जोड़ने का क्या विकास हुआ इसकी खबर अब नहीं है, मीडिया के पास भी नहीं है और इस पर कोई अपडेट शायद सरकार के पास भी नहीं है। तो एक ये बड़ी योजना थी जिस आधार पर ये सोचा जा सकता था कि बाढ़ जो आती है बिहार में हर साल, तो उसको नदियां बांटेंगी बाढ़ को और उस आधार पर ये शायद समस्या का कुछ हल निकलेगा। दूसरा है कि उपाय करने से, देखिए जैसे इस बार मुश्किल क्या है अभी के बाढ़ में, संक्षेप में रखें आप जरा कृपया। बाढ़ भी है, तो कोरोना और बाढ़ के साथ बाढ़ के लिए जो आपदा राहत केंद्र बनाने थे वो सिर्फ बातें होती रही, वो आपदा राहत केंद्र नहीं बने। जबकि क्वारंटाइन सेंटर, देखिए योजना के तौर पर लिया जा सकता था कि क्वारंटाइन सेंटर जो प्रखंड स्तर पर खोले गए थे, सरकार चाहती तो उसे ही
बाढ़ आपदा राहत केंद्र में बदल सकती थी, लेकिन वो सारे क्वारंटाइन सेंटर बाढ़ आने के पहले बंद कर दिए गए। सलाह, तो अब नए सिरे से फिर राहत केंद्र। जी, मैं अभी आप पर दोबारा वापस आता हूँ, मैं आपके पास दोबारा वापस आता हूँ, मेरे समय से मैं जरा जूझ रहा हूँ इस वक्त। आगे मैं बढ़ता हूँ। नीतीश सरकार की राज्य के बाढ़ प्रभावित हर घर को 6-6 हज़ार रुपये देने की तैयारी है। वहीं आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने सरकार के बारे में ये कहा कि बिहार बाढ़ और कोरोना से जूझ रहा है, जैसे नवेंदु बता रहे हैं, और नीतीश कुमार इनविजिबल है, अदृश्य हैं। कांग्रेस ने भी सीएम नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए कहा कि उन्हें नींद से जागकर बिहार के बाढ़ प्रभावित इलाकों की मदद करनी चाहिए। विपक्ष का कहना है नीतीश कुमार हर मोर्चे पर फेल हुए हैं। नीतीश सरकार लोगों की नहीं, उसको वोट की चिंता है। इस साल विधानसभा चुनाव भी होने, जैसे नवेंदु बता रहे थे, और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तो जून में ही वर्चुअल रैली के जरिए बिहार में चुनाव का ऐलान कर चुके हैं, और जेडीयू ने भी अपनी चुनाव थीम का ऐलान कर दिया है। उनका है कि 15 साल लालू के, 15 साल बनाम 15 साल नीतीश के। बहरहाल मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि जो मौजूदा प्रशासन है बिहार का, नवेंदु मैं बहुत संक्षेप में जवाब चाहूँगा, समय की बहुत कमी है मेरे पास। जो मौजूदा प्रशासन तंत्र है, क्या वो इस काबिल है, उसमें इतनी काबिलियत है कि कोरोना और बाढ़ दो समस्याओं से जूझ सके और काबिलियत के साथ जूझ सके? इतनी काबिलियत है उसमें? मुश्किल लग रहा है विनोद जी, और कोरोना के मामले में तो फेलियर साफ तौर पर सामने आ चुका है। और देखिए 3 महीने के अंदर बिहार में 3 प्रधान सचिव स्वास्थ्य महकमे के वो बदले गए। अभी कल फिर एक तबादला हुआ, तो अभी नए प्रत्यय अमृत आए हैं। अब प्रत्यय अमृत आपदा प्रबंधन के प्रधान सचिव रहे हैं, तो अभी आपदा से निपटना था बिहार को बाढ़ के मामले में। सरकार के सामने देखिए कितनी मुश्किल की घड़ी आ गई है कि आपदा प्रबंधन के प्रधान सचिव को उसको स्वास्थ्य महकमे के प्रधान सचिव में बदलना पड़ रहा है। तो मुश्किल तो ये है कि सरकार के पास शायद मैनेजमेंट और शायद काबिल अफसरों की भी कमी दिखाई दे रही है, इसलिए आपदा के प्रबंधन को यहाँ लगाया गया फिर स्वास्थ्य महकमे में। तो ऐसे में मुश्किल जान पड़ रही, चुनौतियां दो तरफा है बिहार के सामने, आपदा प्रबंधन को लेकर के भी है और साथ ही साथ जो है कोरोना यानी हेल्थ को लेकर के भी है। नवेंदु, तो ये भी जो हालात है उसमें मुश्किल लग रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका नवेंदु, अपना समय हमें देने के लिए। हम इतना कहेंगे कि ये जो सचिव और सेक्रेटरी लेवल के तबादले होते हैं, जो जनता जिस लेवल पर डील करती है सरकार से, वहाँ जो तंत्र है, प्रशासन का तंत्र, वो एकदम चरमराया हुआ है बिहार में। बहरहाल हम आगे बढ़ते हैं। छोटा सा एक बात है, कोरोना महामारी, लॉकडाउन और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेल के कम होते दाम, इन सब वजहों से खाड़ी के देशों से, गल्फ रीजन से, उसके अलावा और जो बाहर के इलाके जहाँ भारतीय बसते हैं और देश हैं, वहाँ से रेमिटेंसेज में जो पैसा वो यहाँ भेजते हैं 25% की कमी आ सकती है। स्विस बैंकिंग ग्रुप है UBS, उसने रेमिटेंसेज में 25% की कमी का अनुमान लगाया है। अगले वित्त वर्ष के प्राइवेट ट्रांसफ़र 55 से 60 बिलियन डॉलर ही रहने का अनुमान है। और UBS की रिपोर्ट के मुताबिक कच्चे तेल की कीमतों में भारी गिरावट और कोरोना महामारी ने तेल की आमदनी पर निर्भर खाड़ी देशों की मुश्किलें, गल्फ कंट्रीज़ की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। इन देशों में सऊदी अरब, कतर, दुबई, ओमान जैसे देशों में बड़ी संख्या में भारतीय लोगों की नौकरियां गई हैं। आने वाले दिनों में और नौकरियां जा सकती हैं। आपको बता दें कि पूरी दुनिया में विदेशों से पैसा भेजे जाने के मामले में भारत नंबर 1 रहा है और पिछले फाइनेंशियल ईयर में 76 बिलियन डॉलर की रकम आई थी। ये देश की GDP का 2.7% हिस्सा था। केरल में सबसे ज़्यादा रेमिटेंसेज हुए हैं और उसके अलावा 85 लाख भारतीय तो गल्फ कंट्रीज़ में ही रहते हैं और 40% कटौती कर दी है तनख्वाह में सऊदी अरेबिया ने। कुवैत भी ऐसा कानून बनाने की कोशिश कर रहा है। बात सिर्फ इन गल्फ कंट्रीज तक नहीं है, अमेरिका, इंग्लैंड, जहाँ पर भी भारतीय प्रवासी मजदूर बसते हैं, हम मजदूर कह रहे हैं, चाहे वो इलेक्ट्रीशियन हो, प्लम्बर हो, डॉक्टर्स हो, IT प्रोफेशनल्स हो, वो अपना घर छोड़कर, अपना मुल्क छोड़कर बेहतर ज़िंदगी की तलाश में वहाँ पर गए, जैसे अपने अपने गाँव छोड़कर प्रवासी मजदूर बड़े शहरों में जाते हैं। तो उनकी तरफ से भारत आने वाला पैसा कम हो रहा है, ये चिंता की बात है। आप देख रहे थे विनोद दुआ लाइव। कल रात आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दें, नमस्कार।